हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र यूपीएससी के चैनल में, जहाँ पर हम लोग यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, एओयू की तैयारी करवा रहे हैं। मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी अकाउंटिंग की वीडियोज़ डालना चालू कर दिया है, सोशल सिक्योरिटी की वीडियोज़ चल रही हैं, लेबर लॉज का ये आपके लिए पहला सेशन होने वाला है। आज हम लोग बेसिक्स ऑफ लेबर लॉज और 4 इंपॉर्टेंट लेबर लॉज को कवर अप करने वाले हैं। इसमें होंगे आपके पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड द इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट ऑफ 1976। ये जो 4 मैं आपके साथ लॉस कवर अप करूँगा, मैंने इन लॉस को इस तरीके से समराइज़ किया है कि कोई भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन इन लॉस से आपसे नहीं छूटेगा और आपको लर्न करने में भी आसानी होगी। इन्हीं सब चीज़ों को मैंने आप लोगों के लिए अपनी बुक के अंदर भी डाल दिया है। एंड थैंक यू फॉर मेकिंग माई बुक द बेस्ट सेलर ऑन अमेज़ॉन। सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली किताब बन गई है ये फॉर द ईपीएफओ एग्जामिनेशन। थैंक यू। अगर आपके पास ये बुक है तो आप इसी बुक के साथ अपने नोट्स बना सकते हैं और मैं भी इसी को ही आपके रेफरेंस में रख के आपको कवर अप करा रहा हूँ, जिससे कि एग्जामिनेशन प्रिपरेशन आपकी और ज़्यादा बेहतर हो। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर किसी ने अभी तक ये बुक नहीं ली हो और लेनी हो, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। गाइस, सबसे पहला सवाल आता है दैट व्हाट आर लेबर लॉज, होते क्या है। और हमें एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि हु इज़ अ लेबर। लेबर कौन है? जो भी व्यक्ति काम कर रहा है वो असलियत में है लेबर ही, पर लेबर दूसरों के लिए काम करते हैं, कैपिटलिस्ट्स के लिए काम करते हैं, बिजनेसमैन के लिए काम करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम करते हैं। मेन चीज़ ये है कि जो लेबर क्लास है उनकी जो लिविंग कंडीशन है उसको सही रखना, उनको मिनिमम वेजेस मिले, उनको वो सही दर्जा, सही रिस्पेक्ट मिले, ये सरकार की और एम्प्लॉयर की दोनों की जिम्मेदारी है। एंड एज अ सोसाइटी ये हमारी भी इक्वल जिम्मेदारी है। द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पीपल हु वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज those of the organization itself are governed by the collection of laws, जिनको हम लोग लेबर लॉज कहते हैं। लेबर लॉज सिर्फ और सिर्फ लेबर के हित के लिए नहीं है, इसके साथ साथ इन लेबर लॉज के अंदर लेबर को भी कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस के अंदर बाउंड किया जाता है। और बीइंग एन एम्प्लॉयर के ऊपर भी ऑब्लिगेशंस आती हैं कि वो कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस को पूरी तरीके से कंप्लीट करे और लेबर की सिक्योरिटी, हेल्थ, सोशल इश्यूज, उन सारी की सारी चीज़ों का ध्यान रखे। तो वर्कर्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड द कलेक्टिव ऑफ वर्कर्स सच एज ट्रेड यूनियंस, दे सर्व एज अ मीडिएटर इन दीज लॉज। तो ये जितने भी कानून हैं इनको हम लोग 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी वो जो एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय और लेबर यूनियंस के रिलेशंस को गवर्न करते हैं। जो आपका एक टॉपिक है ना, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, वो यही वाली चीज़ों को गवर्न करता है। दूसरा, द सेकेंड इज कंसर्न्ड विद द पर्सनल फ्रीडम ऑफ एम्प्लॉयज। दूसरा बात करता है पर्सनल फ्रीडम ऑफ एम्प्लॉयज के बारे में कि बीइंग एन एम्प्लॉय आपके पास भी कुछ मिनिमम बेसिक राइट होने चाहिए। यू शुड हैव सम मिनिमम बेसिक राइट्स। दे आर ऑल्सो आउटलाइंड बाय द राइट्स, द ऑब्लिगेशंस ऑफ एम्प्लॉयर्स, यूनियंस एंड एम्प्लॉयज। तो लेबर लॉज को हम लोग एक इंडस्ट्रियल रिलेशन में पढ़ते हैं, जिसके अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे चलनी चाहिए, वर्किंग ऑफ ट्रेड यूनियंस कैसी होनी चाहिए,
कौन कौन सी प्रैक्टिसेस अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस होती हैं उनको भी कवर अप किया जाता है। फिर आते हैं आपकी वर्क प्लेस सेफ्टी के ऊपर कि भाई सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, ग्रीवियंस रिड्रेसल कैसे होना चाहिए, कोई तकलीफ़ तो नहीं है लेबर को, उन तकलीफ़ों का कैसे रिजोल्यूशन होना चाहिए, वो सारी वर्क प्लेस सेफ्टी के अंदर आती है। एंड लास्ट इज़ दी एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स कि क्या क्या आपको स्टैंडर्ड प्रोसीजर अपॉइंटमेंट में करने हैं, रिमूवल में करने हैं, वर्किंग आवर्स, वर्किंग कंडीशन, क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या आपको बेनिफिट्स देने हैं, फैसिलिटीज़ देनी है, वो आ जाते हैं किसके अंदर, एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स के अंदर। तो मेनली हम लोग इन 3 कैटेगरी के अंदर सारे लेबर लॉज को डाल सकते हैं। नो लेबर लॉज की अगर हिस्ट्री के बारे में अगर हम लोग देखें तो गिल्ड्स, अप्रेंटिसशिप सिस्टम्स, ये यूरोपियन स्कॉलर्स द्वारा बताए गए हैं कि ये मिडिल एजेस में ही स्टार्ट हो गए थे। अमेरिकन ऑथर्स कहते हैं कि इनका सबसे पहले जो जिक्र है वो स्पेन के अंदर हुआ था, वो भी 17th सेंचुरी के अंदर। पर हमारे देश में तो मनुस्मृति के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे लेबर से रिलेटेड बातें लिखी गई हैं और बेबीलोन कोड 18th सेंचुरी के अंदर आए थे जिनके अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ बातें लिखी गई थी। सो 18th सेंचुरी के अंदर ये आए, मेनली हम लोग इन्हें बिलीव करते हैं। और लेबर लॉ तो तभी आएंगे जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगी, क्योंकि भाई देखो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई उसका बड़ा इम्पैक्ट ये रहा कि इट गेव राइज टू कैपिटलिस्ट सोसाइटी, और कैपिटलिस्ट सोसाइटी को राइज दिया और इसकी वजह से एक नई क्लास उभर के आई जिसको हम लोग लेबर क्लास कहते हैं। सोशियोलॉजिकल सेंस में इनको बुर्जुआज और प्रोलेटेरिएट्स के नाम से भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो 18th सेंचुरी के अंदर जब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चालू हुई एंड लेबर क्लास बिगेन टू बी वेलकम, उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज ये सारी की सारी चीज़ें चालू हो गई। The rate at which industries were developing was at the expense of labor. लोगों से 20-20 घंटे काम कराया जाता था at to a very low wage. एक पुरानी कहावत है कि during the initial periods of industrialization, the people and the animals were working at the same level. इस तरीके की कंडीशंस थी, इतनी डिजास्टर्स कंडीशंस थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो सबको ख्याल आया कि नहीं भाई, सोशल जस्टिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, सोशल जस्टिस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एज अ रिजल्ट कॉन्फ्लिक्ट हुए, लेबर लॉज इंट्रोड्यूस होने चालू हुए, पर असलियत में लेबर लॉज की एक्सेप्टेंस हुई 20th सेंचुरी के अंदर। एंड 20th सेंचुरी इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों ये वो सदी है जब ज़्यादातर देशों में कलोनियलिज्म के खिलाफ आवाज़ उठने लगी थी। और जो कलोनियलिज्म के खिलाफ आवाज़ उठने लगी उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि जो लोग उन कॉलोनीज़ के अंदर रहते थे उनको एज अ लेबर एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, स्लेव बनाया जाता था और उनसे बेइंतहा काम कराया जाता था, और उनकी जो वर्किंग कंडीशंस थी उसकी वजह से उन सब लोगों ने मिलकर एक अच्छा खासा प्रोटेस्ट चालू किया। सो दिस वॉज द कंडीशन, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ लेबर लॉज। अब गाइज यहाँ पे ना 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। एक है विटले कमीशन इन ब्रिटेन, जिसने इंडस्ट्रियल काउंसिल्स पूरी दुनिया में बनाना चालू किया। ब्रिटिश, फ्रेंच, बेल्जियन, इटालियन रिप्रेजेंटेटिव्स ने 1918 में 1918 में पार्टिसिपेट किया था। मेन मकसद था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए फॉर लेबर राइट्स। इसके लिए बहुत सारे डिप्लोमेटिक प्रोसीजर्स भी हमारे सामने आ गए। इसी तरीके से अमेरिका के अंदर अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर बनाई गई, जिसने नई नई रिपोर्ट देना चालू किया कि भाई इंडस्ट्रियल वर्कर्स के जीवन और उनकी डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए और उनके पास भी एक कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस होना चाहिए। मतलब दे शुड हैव अ इंटरेक्टिव लेवल विद द एम्प्लॉयर जिन्होंने उनको एम्प्लॉय किया है, एज वेल एज गवर्नमेंट और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका रोल भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी होना चाहिए। गाइस, हमारे संविधान के अंदर भी काफ़ी लेबर लॉज के बारे में बात है, उनके अंदर उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए डालूंगा।
इसके साथ साथ हम लोग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो जो चीज़ें हैं वो भी हम लोग कवर अप करेंगे। हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे लेबर लॉज। मैंने आपको ये लेबर लॉज की लिस्ट पिछली वीडियो के अंदर दे दी थी कि दिस इज़ द लिस्ट जो आपको कवर अप करनी है। ये एक्सटेंसिव लिस्ट है, आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, तो ये मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी। इन लिस्ट में से आज हम लोग शुरू के 4 चीज़ें कवर अप करने वाले हैं। ठीक, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, द इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट ऑफ 1976। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यही जो 4 हैं, यही 4 मिलकर आ जाते हैं और बना देते हैं आप लोगों के लिए कोड ऑन वेजेस 2019। तो शुरू करते हैं गाइस। फर्स्ट, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट कब आया? 1936 के अंदर आया। देखो, एक्ट के नाम से समझो, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट मतलब वेज को पे करना है, उसको रेगुलेट करने के लिए ये कानून आया है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू गारंटी कंसिस्टेंट एंड फास्ट वेज पेमेंट्स। वेज पेमेंट्स तेजी से हो, कंसिस्टेंट हो, उनके अंदर एक पैरिटी हो, सबकी सिमिलर हो, और जबरदस्ती की जो पेनल्टियां लगा के एम्प्लॉयर्स वेज डिडक्शन कर देते थे, मतलब मान लो 1000 रुपए की तनख्वाह है, उसमें से 800 रुपए की पेनल्टी लगा दी, तो उस समय पे ये चीजें बहुत चल रही थी, उन चीजों को रेगुलेट करने की जरूरत थी। ध्यान से समझो, 1936 वो टाइम है जब लेबर के लिए महात्मा गांधी जी और बाकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग भी लड़ रहे थे, और इसी से पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी होकर चुकी थी जिसके अंदर लेबर का मुद्दा उठाया गया था। तो इट गारंटीज द कंसिस्टेंट एंड फास्ट वेज पेमेंट्स, और इट ऑल्सो प्रिवेंट्स वेज एम्प्लॉयज फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी पेनल्टीज एंड वेज डिडक्शंस। इसके अंदर कुछ ऑब्लिगेशंस को हाईलाइट किया गया, क्या क्या जिम्मेदारी है बिजनेसेस की कि वो किस तरीके से वेजेस पे करेंगे। वेज पीरियड फिक्स किया गया कि कितने दिनों में आप वेजेस को पे करोगे। कंपेंसेशन के बारे में बात की गई, मेथड्स के बारे में बात की गई, डिडक्शंस क्या क्या अलाउड हैं उनके बारे में बात की गई पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के अंदर। याद रखना, इट अप्लाइज टू ऑल द पेमेंट ऑफ वेजेस टू पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री, रेलवे, इंडस्ट्रीज और अदर एस्टैब्लिशमेंट, सबके ऊपर अप्लाई होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर कंपीटेंट अथॉरिटी बनी इन केस ऑफ इन्वॉल्विंग रेल रोड्स, एयर ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग, ऑयल या गैस फील्ड। बाकी और कोई भी सिचुएशन होती है, कोई भी मैटर होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट यहां पर कंपीटेंट अथॉरिटी है। ईपीएफओ के अंदर आपके सवाल इस तरीके से बन सकता है कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर एयर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कंपोनेंट अथॉरिटी कौन थी, या इनके अलावा अगर जनरल इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए कंपीटेंट अथॉरिटी कौन थी। तो आपको पता होना चाहिए कि रेल रोड, एयर ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग, ऑयल और गैस फील्ड के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट थी और बाकियों के लिए स्टेट गवर्नमेंट थी। वेजेस को कैसे डिफाइन किया गया? इट रेफर्स टू ऑल रेम्यूनरेशंस, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के अंदर पे की जा रही हैं, चाहे वो कैश में या कैश इक्विवेलेंट में है, जिसको फाइनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इट वुड बी ड्यू फॉर पेमेंट, और उनको पेमेंट कर दिया है, और उसके लिए किसी व्यक्ति ने कोई ऑक्यूपेशन किया है या कोई काम परफॉर्म किया है, कोई भी कार्य किया है, तो उसको वेज की श्रेणी के अंदर डाला जाएगा। दैट विल बी अ पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ वेजेस। नाउ एक्सक्लूजन ऑफ इन वेज के बारे में बात करें, कोई भी मॉनिटरी वैल्यू फॉर हाउसिंग अकोमोडेशन और इंसेंटिव एज वेल एज ग्रेचुटीज, travel expenses and the amount offered for the delivery of electricity or water, वो सारी की सारी चीजें एक्सक्लूड की जाएंगी वेजेस के अंदर। ठीक, अब नाउ गाइस, व्हाट इज ग्रेचुटी? छोटी छोटी जो चीजें हैं, व्हाट इज ग्रेचुटी और ये क्या क्या होती हैं, इसके लिए शॉर्ट आपकी 1-1 मिनट की वीडियो इस चैनल पे आप लोगों के लिए डली हुई है, आप उनको देख लेना। ठीक, इवन हम लोग जब ग्रेचुइटीज एक्ट पढ़ेंगे उसके अंदर ग्रेचुइटी की अलग से डेफिनेशन है। अभी बता दूं तो ग्रेचुइटी इज अ काइंड ऑफ अ कंपेंसेशन। आपने अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, आपकी टेन्योर ऑफ सर्विस के हिसाब से आपको एक कुछ अमाउंट दिया जाता है, उसको ग्रेचुइटी की टर्म में हम लोग लिखते हैं।
नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, यहाँ पर बात की गई कि एवरी एम्प्लॉयर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ ऑल वेजेस. In case of persons employed in factories, manager of the factory will be responsible. Industries या बाकी establishment में a person responsible to the employer for the supervision and control will be responsible. And in case of contractor, मतलब contractor responsible है in terms of अगर कोई contract wage payment होती है, बहुत important है. ठीक, तो guys wage क्या होगी? एनी अर्निंग. ये देखो मैंने माइंड मैप बनाया हुआ है आपके लिए, जो पीछे पढ़ाया है उससे रिलेटेड माइंड मैप आप मेरे पीछे देख पा रहे हो. ठीक है, माइंड मैप बुक के अंदर भी है तो आपने देखा होगा. ठीक, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, इस तरीके से मैच द फॉलोइंग में भी आपके लिए यहाँ से सवाल बन सकता है. नो व्हाट इज द पीरियड, है ना भाई, वेज पेमेंट का पीरियड क्या है. याद रखना कि अंडर सेक्शन नंबर 3 ये वेज पेमेंट के बारे में लिखा हुआ है. यहाँ पे लिखा हुआ है कि about all the time frames for which those earnings are due, no pay term shall be longer than 1 month. एक महीने से ज़्यादा आप पे टर्म नहीं कर सकते हो, मतलब मैक्सिमम एक महीने का ही डिले हो सकता है. डे टू डे बेसिस, वीक बाय वीक हो सकता है, फोर्टनाइटली हो सकता है और मंथली बेसिस हो सकता है. डेट ऑन विच वेजेस शैल बी पेड, याद रखना ऑल पेमेंट ऑफ वेजेस शैल बी मेड ऑन द वर्किंग डे and payment shall be made from the last day of the wage period for which the wages are payable. ठीक, all payment of wages shall be made on a working day. वर्किंग डे पे ही पेमेंट होनी चाहिए. एंड पेमेंट शैल बी मेड फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द वेज पीरियड फॉर विच द वेजेस आर पेएबल. कोई भी रेलवे फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज जिसके अंदर 1000 से कम लोग हैं उनको 7th डे से पहले, मतलब हफ्ता एक्सपायर होने से पहले पेमेंट करनी है. कोई भी रेलवे फैक्ट्री इंडस्ट्री या बाकी एस्टैब्लिशमेंट बी पेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ 10th डे. वेयर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन इज टर्मिनेटेड बाय द एम्प्लॉयर, द वेज बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2nd वर्किंग डे फ्रॉम द डे ऑन विच हिज एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटेड. ठीक, अगर 10,000 से ज़्यादा है 1,000 से ज़्यादा हैं तो उसके लिए 10th तक आप पेमेंट कर सकते हो. अगर 1,000 से कम है तो 7th से पहले करना है, 7वें दिन से पहले करना है. और अगर किसी को निकाला गया है नौकरी से, टर्मिनेट कर दिया गया है, तो उसको 2nd वर्किंग डे एक्सपायरी जो हो रहा है तब तक उसकी पेमेंट मिल जानी चाहिए. अब पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हो, करेंसी कॉइन, करेंसी नोट, चेक, क्रेडिटिंग इन द बैंक, जो आपका मन करे वैसे आप कर सकते हो. नॉ डिडक्शन ऑफ वेजेस, नॉ ये वाला जो पार्ट है ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट है. डिडक्शन कैसे होगा, याद रखना. मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन फर्म शुड डिडक्ट मनी इन अकॉर्डेंस विद दिस एक्ट एज सिंपल एज पॉसिबल एट द टाइम दैट एम्प्लॉयज आर पेड देयर वेजेस. डिडक्शंस रिलेटिंग टू ऑल पेमेंट्स मेड बाय एन एम्प्लॉय टू हिज एम्प्लॉयर मस्ट बी स्टेटेड बिफोर हैंड. पहले ही आपको उस व्यक्ति को बताना ज़रूरी है, उसके पास ये जानकारी होनी चाहिए उस व्यक्ति के पास कि उसकी वेज क्यों काटी गई है. डिडक्शन क्राइटेरिया, फाइन्स हो सकते हैं ड्यू टू एक्सक्लूजन फ्रॉम ड्यूटीज़, फॉर लॉसेज और डैमेजेस, फॉर रिकवरी ऑफ एडवांसेज ऑफ वट एवर नेचर, रिकवरी ऑफ लोन्स जो फंड से उस व्यक्ति ने किया है, वेलफेयर के लिए भी किया जा सकता है, इनकम टैक्स पेएबल बाय द एम्प्लॉयड पर्सन, ये डिडक्शन की जा सकती है. डिडक्शन रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर निकाला है, जैसे मान लो प्रोविडेंट फंड के अंदर पैसे जाने हैं तो वो डिडक्शन किए जाएंगे. डिडक्शन मेड विद द रिटन अथॉराइजेशन ऑफ द एम्प्लॉयड पर्सन और द प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन. ठीक, जैसे मान लो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन जाना है, मान लो नेशनल डिफेंस फंड को जाना है, डिफेंस सेविंग स्कीम को जाना है, जैसे मान लो कोरोना वायरस हो गया तो उसके लिए बोल दिया कि भाई कोविड के लिए फंड इतने % देंगे सैलरी का, तो वो डिडक्ट किया जा सकता है. ठीक, रिटर्न ऑथराइजेशन इंपॉर्टेंट है, कोई प्रीमियम का, इंश्योरेंस पॉलिसी का जो कि उस व्यक्ति ने लिया गया है. डिडक्शन मेड विद रिटर्न ऑथराइजेशन, मान लो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के अंदर कोई पैसा है या कोई इंश्योरेंस स्कीम के अंदर पैसा जा रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, तो वो डिडक्शन फ्रॉम वेजेस ये वाले सारे अलाउड है. तो अभी जो हम लोगों ने किए क्या है, डिडक्शंस जो अलाउड है. टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन 75% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता किसी भी वेज के. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़रूरी पॉइंट है गाइज, याद रखना. 75% ऑफ द वेज से ज़्यादा डिडक्शन इज नॉट अलाउड.
where such rejections are wholly or partly made for payment to cooperative societies and 50% of wages in any other case. ठीक. एक्ट बात करता है राइट टू अपील के बारे में भी, कि जो भी डिससेटिस्फाइड है किसी भी चीज़ से इस पूरे एक्ट के अंदर, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं. पेनल्टीज़ भी इसके अंदर लिखी हुई हैं कि वेजेस आर नॉट बीइंग पेड ऑन टाइम, अनजस्टिफाइड डिडक्शन, एक्सेसिव जस्टिफिकेशन हो रहा है, बिजनेस कोलैप्स हो गया, जस्टिफिकेशन फॉर इंजरी इज़ रॉन्ग, या सेटलिंग नहीं हो रही, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो पेनल्टी लगाई जाएंगी जो कि 1,000 रुपये से कम नहीं होंगी और 7,500 रुपये तक, 7,500 रुपीज़ तक पेनल्टीज़ लगाई जा सकती हैं. तो ये क्या थी? इंपॉर्टेंट थिंग्स अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936. चलो अब नंबर 2 करते हैं. नंबर 2 है अपना मिनिमम वेजेस एक्ट 1948. इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? वही इसके अंदर मिनिमम वेज का रेट फिक्स करने की बात की गई इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट. मिनिमम वेज पेएबल टू द एम्प्लॉयज़ आर टू बी फिक्स्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. बात की गई कि हम लोग रेट ऑफ वेजेस जो हैं उनको हर 5 साल में रिवाइज किया जाएगा. डू रिमेंबर दिस थिंग दैट एवरी 5 years जो वेजेस हैं उनको रिवाइज किया जाएगा. ठीक. मिनिमम रेट ऑफ वेज फॉर द टाइम वर्क फिक्स किया जाएगा. मिनिमम रेट ऑफ वेज फॉर पीस वर्क फिक्स किया जाएगा. मिनिमम रेट ऑफ रेम्यूनरेशंस भी फिक्स किए जाएंगे. किस हिसाब से रेम्यूनरेशन होंगे? पर्पस के हिसाब से फिक्स किए जाएंगे. एंड मिनिमम रेट ऑफ वेज टू सब्सटीट्यूट द फॉर द मिनिमम रेट विच वुड अदरवाइज बी एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवर टाइम वर्क. अगर ओवर टाइम होगा उसके अंदर भी कैसे काम किया जाएगा उसको भी फिक्स किया जाएगा. किसके अंदर थी ये चीज़ें? मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंदर. नाउ मिनिमम वेज मे बी फिक्स्ड बाय द वेज पीरियड, मतलब बाय आवर हो सकता है, बाय डे हो सकता है, या बाय मंथ भी आप मिनिमम वेज फिक्स कर सकते हो. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपने अपने लेवल पे कर सकते हैं. बेसिक रेट जो होगा वेज का या जो स्पेशल अलाउंस होगा उसको एडजस्ट किया जाएगा नेसेसरी इंटरवल में बाय द गवर्नमेंट. और ये इस हिसाब से होगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो होगी ना एम्प्लॉयज़ की उसको मैच किया जाए. कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस and cash value of the concession in respect of supplies of essential commodities must be computed by the competent authority and at such intervals specified by the appropriate government. अब मिनिमम वेजेस क्या है, कितनी होनी चाहिए, वो भी हम लोग आगे करेंगे जब हम लोग, अब तो 2019 वाला जो कोड है जब हम लोग पूरा एमलगेट करके वो करेंगे एंड में, जब अब मैं आपको 4 लेबर कोड्स कराऊंगा लिस्ट के हिसाब से, तो उसके अंदर हमें पढ़ना ज़रूरी है. अब ये पुरानी चीज़ें हो गई हैं, इनसे सवाल नहीं बनेगा, बस इनके हमें बेसिक्स पता होने चाहिए. इट अप्लाइज टू एनी एम्प्लॉयमेंट इफ़ इट एम्प्लॉयज 1000 एम्प्लॉयज़ इन दी रिस्पेक्टिव स्टेट. ये याद रखना, ये उनके लिए अप्लाई होता था जहाँ पर 1000 एम्प्लॉयज़ को लिया जाता है. क्लियर एवरीवन? मिनिमम वेजेस एक्ट 1948. इट डज नॉट अप्लाई टू एनी एम्प्लॉयज़ in any undertaking owned by the central government, federal railway, except with the consent of central government. सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अप्लाई नहीं होता, इवन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर स्टेट को भी पावर दी गई है कि अपनी जो सर्विसेज होंगी उनके अंदर भी वो मिनिमम वेज डिफाइन कर सकते हैं या बाकी और कार्यों के लिए. एवरी एम्प्लॉयर विल बी लायबल टू मेंटेन रजिस्टर्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबको रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं, सबको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं रिलेटिंग टू दी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड अंडर है. इसके साथ साथ गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स भी अपॉइंट करेंगे और इन इंस्पेक्टर्स के पास इतनी ज़्यादा पावर होगी कि वो किसी भी प्रेमाइसिस के अंदर घुस सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं जो व्यक्ति एम्प्लॉय है, रजिस्टर सीज कर सकते हैं, रिकॉर्ड सीज कर सकते हैं, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट उन्हें चाहिए वो सीज कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं. एक और चीज़ लिखी गई कि एटलीस्ट 1 day ऑफ फ्रॉम द एंटायर वीक शुड बी गिवन टू द एम्प्लॉयज़ फॉर रेस्ट. तो 1 day लीव का प्रावधान जरूरी हो गया था 1948 के मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर, इसीलिए सब लोग आजकल संडे एंजॉय करते हैं. ठीक. पेनल्टीज़ के बारे में बात करें, बात की गई कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर फेल करता है टू प्रोवाइड मिनिमम रेट ऑफ वेजेस
तो उसको इम्प्रिजनमेंट के अंदर डाला जा सकता है, एंड दैट में एक्सटेंड टू 6 मंथ, या फाइन लगेगा ऑफ नॉट लेस देन 500 रुपीज, या दोनों भी लग सकते हैं। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ कमिटी, इसलिए मिनिमम वेजेस कमिटी अपॉइंट की जाती हैं, और वो कमिटी अपनी एडवाइस देंगे, रिकमेंडेशंस देंगे कि मिनिमम वेज किस कार्य के लिए क्या होनी चाहिए, उस हिसाब से वो ऑफिशियल गजेट में निकलेगा। मेन सिग्निफिकेंस इस मिनिमम वेजेस एक्ट का यही था कि इसने डेली वर्किंग आवर्स फिक्स किए, लेबरर्स को एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले, इसके ऊपर फोकस किया। दे प्रोवाइडेड फॉर बेसिक फिजिकल नीड, गुड हेल्थ एंड लेवल ऑफ कंफर्ट टू द एम्प्लॉयज। It penalized employers when they fail to provide minimum wages for the workers. Advisory boards इसने establish करे, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड establish किया। पावर्स और ड्यूटीज आ गई इंस्पेक्टर्स की फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, और किसी भी एम्प्लॉयर को रॉन्गफुल इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द राइट ऑफ एनी एम्प्लॉय को करने से रोका। मतलब जो एम्प्लॉय का अधिकार है उसको कोई भी एम्प्लॉयर नहीं छीन सकता। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे आई? मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंदर ना। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 और मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के बीच में कंपैरिजन। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लो, नोट्स में लिख लो, बुक के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड है, आपका काम आसान हो जाएगा। मैंने अभी इन्हीं सब चीज़ों के बारे में कवर करी है। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपके लिए जो माइंड मैप्स डाले हैं ना, उन माइंड मैप्स की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो इसे आप ध्यान से देख लेना। क्लियर एवरीवन? कर लिया? चलो, थैंक यू। और अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तीसरे पे चलते हैं। द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। ये स्टैट्यूटरी राइट देता है। स्टैट्यूटरी मतलब लॉफुल राइट देता है। इट्स एन एक्ट दैट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट कि उनका भी शेयर होगा एम्प्लॉयर के प्रॉफिट में, तो बोनस मिलता है। द एम्प्लॉय हु वॉज ड्रॉइंग अ सैलरी और वेज नॉट एक्सीडिंग 21,000 रुपीज पर मंथ इज एलिजिबल टू बी पेड अ बोनस। उस व्यक्ति को बोनस मिलेगा 21,000 रुपीज पर मंथ से कम अगर उसकी सैलरी है। हर फैक्ट्री, हर एस्टैब्लिशमेंट जिसके अंदर 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर हैं, सबके ऊपर ही अप्लाई होता है। Every employee is eligible for bonus if he has worked for 30 days or more. Bonus payable to an employee will be in proportion to his salary or wage. The bonus is calculated on the minimum 7,000 per month on the minimum wage of the notification. जो भी इनमें से ज़्यादा है उसके ऊपर ये कैलकुलेट किया जाता है। तो इस तरीके से ये है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। ये बस इतना ही है। द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, इसके अंदर बात आती है कि भाई चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों को इक्वल रेम्यूनरेशन, इक्वल अमाउंट ऑफ मनी मिलना चाहिए फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। तो ये ड्यूटी है किसकी? एम्प्लॉयर की, कि वो इक्वल पैसा दे फॉर अ वर्क दैट इज सिमिलर इन नेचर। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नो एम्प्लॉयर शैल मेक डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन while making recruitment for the same work। हाँ, कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाओं के लिए रेस्ट्रिक्टेड हैं, जैसे मान लो आर्मी वगैरह में, तो उसके लिए किया जा सकता है, उसको छोड़ के बाकियों के लिए। वन और मोर एडवाइजरी कमिटीज कैन बी फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन। और ऐसी कमिटीज इसी एक्ट के अंदर सरकार ने बहुत सारी बनाई हैं। जो ये एडवाइजरी कमिटी सरकार बनाएगी, इसके अंदर 10 और मोर मेंबर्स होंगे जो अपॉइंटेड नहीं होंगे, दे विल बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी मस्ट बी विमेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों यही है। क्लियर? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एडवाइजरी कमिटी, एक मिनिमम 10 लोग जिनको नॉमिनेट किया जाएगा, इनमें से 50% महिला का होना जरूरी है। कमिटी का काम, कमिटी का फंक्शन क्या होगा? इट शुड टेक इनटू अकाउंट द नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयड इन द कंसर्न्ड एस्टैब्लिशमेंट, उनके वर्क आवर्स, सुटेबिलिटी, सबको देखेंगे। गवर्नमेंट में एम्प्लॉय अ लेबर ऑफिसर
लेबर ऑफिसर सरकार अपॉइंट करेगी जो कि डिसाइड करेंगे उन कंप्लेंट्स के ऊपर। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी रजिस्टर मेंटेन करना। इंस्पेक्टर जो पीछे बनाए गए थे उनके पास एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई जो कि इन सब चीज़ों के लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसके अंदर पेनल्टीज़ भी आई जो कम से कम 10,000 रुपये और जो 20,000 रुपये और इम्प्रीजनमेंट तक जा सकती हैं, और इम्प्रीजनमेंट 3 महीने से कम की नहीं होगी, 1 साल तक की हो सकती है। इट सजेस्ट दैट अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास विल बी द अथॉरिटी एट द लोवेस्ट पोजीशन फॉर रिव्यूइंग सच केस। कम से कम ये तो होने ही चाहिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो होने ही चाहिए। The court are also allowed to take cognizance only on its own knowledge or any complaint made by the appropriate government. कोई एक authorized officer complaint कर सकते हैं authority को। The aggrieved person is also authorized to complain the court. इतनी power court को और employees को दी गई कि अगर उन्हें ऐसा लग रहा है उन्हें equal remuneration नहीं मिल रहा, they can go to court of law. तो हम लोगों ने ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट कवर करी जो थी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976। यही चारों हमारे कोड ऑफ वेजेस के अंदर सब्ज्यूम भी हो गए। कोड ऑन वेजेस तो हम लोग बहुत एक्सटेंसिव रूप में करेंगे, उसका तो हम लोग बिल्कुल डीप में जाके एनालिसिस करेंगे जिससे कि कोई भी सवाल ना रहे। आपने ये चारों पढ़ लिए होंगे, नोट्स बना लिए होंगे, अच्छे से कवर हो गए होंगे। अगले सेशन का इंतज़ार आपको भी रहेगा, मुझे भी रहेगा। डू नॉट फॉरगेट बुक अगर आपने नहीं ली है तो ले लेना, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। बेस्ट सेलर है, रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, सब बच्चों का प्यार मिल रहा है। आप भी अपना थोड़ा प्यार बांट दें, किताब खरीदें, रिव्यू करें। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर, टाटा, सी यू।